हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग जो है प्रश्नावली 1.3 देखेंगे, जिसमें आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना। ये जो सब प्रश्न दिए हुए हैं उसका मान हल करना है। तो प्रश्न है यह, आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न है, प्रश्न 1.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। अब हल में जो है सभी पार्टों को दिखाते हैं। पहला पार्ट ए पार्ट है। ए पार्ट में है -30/10, -30/10 है। तो ये सब सिंपल सवाल है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जैसे गुणन का नियम था, उसी तरह से यहाँ भाग का नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे भाग पहले जो संख्या दी हुई है उसको वहीं पर रखेंगे, भाग के बाद वाली संख्या को भिन्न के रूप में करके उलट देते हैं। जैसे यहाँ भाग के बाद 10 है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, -30 और भाग के जगह पर अब यहाँ भाग का चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे कि 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये भिन्न रूप में हो गया। तो अब जब हम इस भाग का चिन्ह हटाएंगे, इसके जगह पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो बाद वाला, भाग के बाद वाला जो भिन्न है वह उलट जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में चला जाएगा। मतलब इस तरह से हो जाएगा, -30 गुणे 1/10, मतलब 10/1 था, 1/10 हो जाएगा। यह भिन्न जो है उलट जाएगा, और भिन्न के रूप में नहीं रहेगा तो बटे 1 लिख करके भिन्न के रूप में बदलेंगे। और बदलने के बाद जब यहाँ भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तो इस भिन्न को उलट देंगे, क्योंकि भाग के रूप में यह हल नहीं हो सकता। इसलिए हम जो है इसको भाग के जगह पर गुणे का चिन्ह बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए हम इस संख्या को बटे 1 लिख करके भिन्न रूप में बदलते हैं, और उसके बाद भाग का चिन्ह हटाते हैं, जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो इस भिन्न को उलट देते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा कि जिसके बटे कुछ नहीं है वो अंश में माना जाता है, तो इसका मतलब इसका गुणा ऊपर साइड में हुआ। तो -30 का गुणन 1 में, तो -30 हो गया, अंश में चला गया। अब बटे में जो है 10 है, हर में 10 है। अब 10 से 30 में भाग दीजिए, 10 तिया 30, 10 तिया 30, 3 बार भाग जाएगा। अच्छा, जिस तरह से गुणन में प्रक्रिया थी, उसी तरह से भाग में भी प्रक्रिया है। अगर ऋण चिन्ह, ऋण में धन का भाग हो रहा है तो जो है ऋण आएगा, और अगर ऋण में ऋण का भाग हो रहा है, समान चिन्हों का भाग हो रहा है, तो जो है धन आएगा, और समान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो भी धन आएगा। तो समान विपरीत चिन्हों का जैसे गुणा होता था, ऋण आता था, उसी तरह से विपरीत चिन्हों का अगर भाग होता है तो ऋण आएगा। तो यहाँ इसके लिए भी आपको एक बार नियम पुनः दोहरा देते हैं। धन और धन का भाग जो है धन आएगा, ऋण ऋण का भाग जो है ऋण आएगा, अरे धन आएगा, और ऋण और धन का भाग जो है ऋण आएगा।
और धन और ऋण का भाग जो है ऋण आएगा। मतलब समान चिन्हों का अगर भाग हो रहा है तो प्लस आएगा, अर्थात प्लस प्लस का भाग प्लस आएगा, माइनस माइनस का भाग प्लस आएगा, और माइनस प्लस का भाग माइनस आएगा, और प्लस माइनस का भाग माइनस आएगा। मतलब समान चिन्हों का भाग जो है प्लस आएगा और विपरीत चिन्हों का भाग जो है माइनस आएगा। तो वही प्रक्रिया जो गुणन में थी वही प्रक्रिया जो है भाग में भी है। तो अब हम जो है धन का भाग ऋण में दे रहे हैं, तो यह धन का भाग जब ऋण में दे रहे हैं तो ऋण आएगा। अब जो है 10 तिया 30, अब संख्या का संख्या में भाग देते हैं, 10 तिया 30, तो यहाँ 3 आ गया, तो इसका मतलब यह मान प्राप्त हुआ -3। इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब देखिएगा अगला प्रश्न। बी पार्ट आप देखेंगे, 50 भागा -5, 50 भागा -5, तो सेम इसी तरह से यह भी, इसमें भी क्या करना है कि इसको जो है बटे 1 लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 भागा -5/1। अब इस भिन्न को उलट देते हैं, तो जब इस भिन्न को उलट देंगे तो यह हो जाएगा 50 गुणे, भाग का चिन्ह बदल जाएगा गुणे में और यह भिन्न उलट जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/-5। तो अब देखिए यह 50 जो है 1 के साथ गुणन होगा, जिसके बटे कुछ नहीं होगा वो अंश में माना जाता है, तो इसलिए 50 गुणे 1 50 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 50 बटे -5, तो माइनस और प्लस का भाग जो है माइनस होगा, तो यहाँ माइनस हो गया, और 5 का 5×5 और शून्य बढ़ रहा है, तो इसका मतलब शून्य यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 5 का भाग 50 में देते हैं, यहाँ भाग देके दिखा दे रहे हैं अगर जटिल लग रहा है। 50 भागा 5, 5×5, अब ये जो है कट जाएगा, अगला अंक उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 5 का, इसलिए भागफल में शून्य बढ़ा देंगे। अब जो है यहाँ 10 आया, तो -10 इसका आंसर प्राप्त हुआ। अब जो है सी पार्ट आप लोग देखेंगे। सी पार्ट में -36 भागा -9, -36 भागा -9। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, बाद वाले भिन्न को बटे 1 लिख देंगे, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि बटे में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे ऐसे डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। जैसे 9 का भाग देना है 36 में, तो ऋण का भाग ऋण में गया तो धन हो जाएगा, ऋण ऋण का भाग जो है धन हो जाएगा। तो अब यहाँ चिन्ह धन आया, धन चिन्ह लिखा नहीं जाता है, और 36 में 9 का भाग दीजिए, तो यहाँ 36 भागा 9, 9 चौक 36, यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऋण में ऋण का भाग गया तो धन आया,
और 9 चौक 36, 4 आ गया। तो इसका मतलब इसका दोनों का भाग जो है आपस में 4 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और भिन्न के रूप में बदलकर भाग को गुणे के रूप में बदल के पीछे वाला भिन्न जो है उलट के भी कर सकते हैं। सी के बाद अगला होगा डी पार्ट। डी पार्ट में दिया हुआ -49, -49 भागा 49। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि यह ऋणात्मक है या धनात्मक है। तो ऋण में धन का भाग हुआ तो ऋण हो जाएगा। अब जो है 49 में 49 का भाग देते हैं, तो 49 भागा 49, 49 से करने 49, पूरा पूरा जो है कट जाएगा। इसका मतलब भागफल में 1 आ गया। तो माइनस में प्लस का भाग देने पर माइनस आएगा, और 49 में 49 का भाग एक बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। डी के बाद ई पार्ट आप लोग देखेंगे। ई पार्ट में दिया हुआ है 13 भागा बड़े कोष्ठ के अंदर -2, फिर +1, बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं। तो पहले तो इसको हल करके छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए तेरह भागा -2 में से 2 में जो है -2 में 1 को जोड़ते हैं। इसका मतलब ऋणात्मक ज्यादा है तो 1 को इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए -1 लिखा जाएगा। तो बड़े कोष्ठ के अंदर -1 लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो है कोष्ठ हटा देते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। ये ऋण है, ये धन है। तो ऋण में जो है धन में ऋण का भाग हो रहा है, तो विपरीत चिन्ह हुआ इसलिए ऋण आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऋण। अब 1 का भाग 13 में देंगे, तो 1 का भाग जब 13 में देंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर जो है 13 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का भाग अगर किसी संख्या में देते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद ई के बाद एफ पार्ट आप देखेंगे। एफ पार्ट में है 0 भागा -12, 0 भागा -12। तो अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है, और गुणा किया जाता है तो भी 0 आता है। तो 0 में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 आता है, और किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। तो इसका मतलब 0 में भाग दिया जाएगा तो 0 आएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, क्योंकि यह रूल्स होता है। अब इसके बाद जो है एफ के बाद जी पार्ट आप लोग देखेंगे। जी में है -13, नहीं -31 भागा बड़े कोष्ठ के अंदर
-30, बड़े कोष्ठ के अंदर -30 प्लस -1 प्लस -1, फिर जो है बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर बराबर तो -31 और इधर जो है -30 है और ये -1 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो जो है -31 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि धन ऋण का गुणा करेंगे ऋण आएगा, तो इसका मतलब -1 और -30 जोड़ेंगे तो -31 हो जाएगा। तो भागा माइनस भागा -31 और कोष्ठ बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखा जा रहा है जितनी संख्या ये है उतनी संख्या ये है, तो भाग देने पर 1 आ जाएगा। और वैसे भी ऋण का भाग अगर ऋण में जाएगा तो धन हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है समान चिन्हों का भाग होता है तो प्लस हो जाता है। तो ऋण में ऋण का भाग जाएगा तो धन हो जाएगा, धन चिन्ह लिखा नहीं जाता है। तो 31 में 31 का भाग होगा तो 31 एकन्ने 31 अर्थात 1 आएगा। तो इस तरह से आपका जी का मान प्राप्त हो गया। अब जो है एच वाला पार्ट देखते हैं। एच वाले पार्ट में है बड़े कोष्ठ के अंदर -36, छोटा कोष्ठ बंद करके भाग का चिन्ह है, उसके बाद 12 कोष्ठ बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर जो है भाग का चिन्ह है और भाग के चिन्ह के बाद 3 लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठ हल करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्ठ हल करते हैं, तब आगे जो भी चीजें रहती हैं उसको हल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस प्लस माइनस का गुणा तो माइनस है होगा, तो इसका मतलब बड़े कोष्ठ के अंदर हम लिख सकते हैं -36 हो गया। अब जो है भाग का चिन्ह है उसके बाद 12, भाग का चिन्ह है उसके बाद 12 और फिर जो है बाहर से भागा 3। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम ऋण में धन का भाग हुआ तो ऋण होगा, विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण। अब 12 का भाग 36 में देते हैं तो 12 तिया 36, 3 आ जाएगा। बगल में भाग दे के भी दिखा दे रहे हैं, 36 भागा 12, 12 तिया 36, पूरा पूरा कट जाएगा। अब जो है बड़ा कोष्ठ बंद कर देते हैं, बाद में जो है भाग का चिन्ह है और फिर उसके बाद 3 है। तो इसका मतलब यहाँ भी देखिए अगर कोष्ठ हटा देते हैं तो ये हो गया -3 और भागा 3 है। अब हम जो है ऋण में धन का भाग देते हैं तो ऋण आएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 का भाग 3 में, 3 एकन्ने 3, तो इसका मतलब भागफल 1 आया, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है आई वाला पार्ट देखते हैं।
आई वाले पार्ट में है बड़े कोष्ठ के अंदर, बड़े कोष्ठ के अंदर है -6 और फिर बाहर से +5 है और फिर +5 के बाद बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। इसमें कुछ प्रश्न में भी मिसिंग ही लग रहा है, लेकिन चलिए इसी बेसमेंट पर हल करते हैं कि मान लेते हैं यह छोटा कोष्ठ नहीं, तो -6 + 5 और उसके बाद बड़े को, अब जो है इसके बाद क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर बड़े कोष्ठ के अंदर -2 और +1 लिखेंगे और फिर बड़े कोष्ठ से बंद कर देंगे। तो इसी तरह का ये प्रश्न है और इसमें 5 के बाद जो ये ब्रैकेट छोटा वाला लगा है वह गलत लग रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, यह 5 के बाद वाला छोटा ब्रैकेट नहीं होगा, बुक में गलत छप गया है। तो -6 + 5 और कोष्ठ बंद कर दिया गया है, बाहर से भाग का चिन्ह है, अगले कोष्ठ में -2 और +1 है। अब इसको हम हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस कोष्ठक के अंदर वाला हल करेंगे। तो -6 में +5 जोड़ते हैं तो ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक उसमें से कम कर देंगे तो -1 बचेगा। तो इसलिए इस कोष्ठ में -1 हुआ और फिर उसके बाद भाग का चिन्ह है। फिर इधर वाले बड़े कोष्ठ के अंदर ऋण 2 है और धन 1 है। तो धनात्मक कम है, ऋणात्मक ज्यादा है, तो इसको इसमें से घटाकर ऋण 1 लिख देंगे क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है। अब इसके बाद ऋण 1 में ऋण 1 से भाग देते हैं। तो अगर समान संख्या का आपस में भाग होता है तो 1 आता है। जैसे ऋण में ऋण का भाग देंगे तो धन हो गया, धन चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। 1 में 1 का भाग होगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब समान चिन्हों का, अगर समान संख्याओं का अगर आपस में भाग होता है तो भी 1 ही आता है। और यहाँ ऋण ऋण का भाग हो रहा है, समान चिन्ह का आपस में भाग हो रहा है तो धन हो गया और 1 में 1 का भाग हुआ तो 1 हो गया। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखेंगे। अब आप लोग प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा अगले कोष्ठ में जो है b + c बराबर नहीं है a भागा b + a भागा c। तो हमें इस समीकरण को सिद्ध करना है कि अगर a का मान पहले नंबर में a का मान 12, b का मान -4, c का मान 2 ले करके हमें देखना है कि यह दोनों पक्ष जो है बराबर नहीं। अगर दोनों पक्ष अलग अलग आता है तो इसका मतलब बराबर नहीं है, यह जो है सत्यापित हो गया। इसी तरह से यह भी मान रखकर इस पर देखना है कि अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब यह समीकरण जो है सत्य है। तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले ए पार्ट को हल करते हैं। ए पार्ट में दिया हुआ है ए बराबर 12, ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। ए पार्ट में लिखा हुआ है ए बी सी का मान। अब हम इस समीकरण को रखते हैं। तो समीकरण में हम लिखते हैं ए भागा अगले कोष्ठ में b + c। अब इसको आप हल करिए।
तो इसको जब हल करिएगा तो a का मान 12 है, तो यहाँ 12 लिखिए और भाग का चिन्ह लगाइए। फिर अगले कोष्ठ के अंदर b प्लस सी है, b का मान -4 है और c का मान 2 है, तो यहाँ लिखेंगे +2। अब जो है b और c का मान रखा गया। अब इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ आगे वाला जो है 12 है, भाग का चिन्ह लगाइए। यह है ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक इसमें से घट जाएगा, तो -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो धन और ऋण का भाग ऋण आएगा, विपरीत चिन्ह है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ऋण। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो 2 छक 12, यहाँ 6 आ गया। अब इसके बाद जो है दूसरा पक्ष हल करते हैं। दूसरे पक्ष में है a भागा b और कोष्ठ बंद है और प्लस a भागा c, कोष्ठ बंद हो गया। अब इसमें भी वही मान लिखते हैं। a का मान जो है 12, तो यहाँ लिखेंगे कोष्ठ में 12 भागा भाग का चिन्ह, b का मान -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, कोष्ठ बंद कर देंगे और फिर बाहर से कोष्ठ लगाएंगे, क्योंकि एक बार इधर से भी कोष्ठ लगा। अब इसमें भी उसी तरह से करेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे और अगले कोष्ठ में a भागा c, a का मान यहाँ पर 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे और फिर जो है भाग का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ भी भाग का चिन्ह लगाएंगे और c का मान 2 है, तो भागा जो है 2 लिखेंगे। अब कोष्ठ बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो है धन और ऋण का भाग ऋण होगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ हो गया ऋण। अब जो है 4 का भाग 12 में दे रहे हैं, 4 तिया 12, तो ऋण चिन्ह के साथ जो है 4 तिया 12, 3 आ गया। अब इसके बाद बीच में प्लस चिन्ह है, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। इसके आगे पीछे चलिए कोष्ठ भी लगा दे रहे हैं। अब यहाँ जो है 12 में 2 का भाग हो रहा है, तो 2 छक 12, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 6 आ गया। अब कोष्ठ हटा देते हैं और दोनों को हल करते हैं, तो ऋण 3 और धन धन का गुणा हुआ धन आएगा, धन 6, तो ऋण 3 6 में से घटा देंगे तो 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे बराबर 3 लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मान जो है 3 आया, उसका मान जो इसका मान जो है -6 आया, इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a भागा कोष्ठ में b प्लस सी बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों मान बराबर नहीं आया है, बराबर नहीं है किसके, इस मान के, अर्थात a भागा b और बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस a भागा c के, तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। और उसमें कंडीशन भी यही सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि यह दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप
हल किए दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब यह सत्य है। चूंकि इतना बराबर इतने के नहीं है, इसलिए यह समीकरण सत्य है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अब बी पार्ट आप देखते हैं। बी पार्ट में वही चीज लिखा हुआ है, a बराबर -10, a बराबर -10, b बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर जो है 1 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a भागा b प्लस c, तो इसका मान रखिएगा, a का मान -10 है, तो यहाँ लिखेंगे -10, -10 और भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगले कोष्ठ में लिखेंगे b का मान 1, तो 1 और प्लस c, तो c का मान 1, तो +1 हो गया, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब इसके बाद जो है इधर वाला -10 है और भाग हो रहा है, 1 1 जोड़ के 2 हो गया, 2 से -10 में भाग हो रहा है, तो 2 पचे 10, इसका मान कितना आया, -5, 2 पचे 10, क्योंकि ऋण और धन का भाग जो है ऋण आता है। अब इसके बाद इसका दूसरा साइड जो है हल करते हैं, जिसमें लिखा है a भागा b एक कोष्ठ में और प्लस a भागा c दूसरे कोष्ठ में। तो अब इसका मान लिखिएगा, a भागा b, a का मान -10, तो यहाँ जो है a का मान -10, तो यहाँ कोष्ठ के अंदर लिखेंगे -10 और भाग का चिन्ह लगाइए। b का मान 1 है, तो b की जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख दिए। फिर जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगले कोष्ठ में a का मान -10, तो यहाँ -10 हो गया और भाग का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद c का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब हम जो है a का मान -10, b का मान 1 और प्लस a का मान -10, c का मान 1। तो अब हम 1 का भाग देते हैं -10 में, तो 1 का भाग किसी भी संख्या में दीजिएगा तो उसका मान उतना आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो गया -10। अब यहाँ भी 1 का भाग दे रहे हैं -10 में, तो -10 ही आएगा, तो प्लस लिखेंगे -10। अब जो है यहाँ आगे -10 है, अब इस प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो रहा है, तो इसलिए यहाँ -10 हो गया। अब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, इसका मतलब ऋण 10 जोड़ करके ऋण 20 आ जाएगा, मतलब -20, तो यह हो गया -20।
तो अब देखा जा रहा है कि इसका मान इसके मान के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान ये है -5 और बाद वाले का मान हल किया गया है तो -20 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों मान बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सत्य है कि मान बराबर नहीं। तो यही जो है सत्यापित करना था, तो इसको भी आप देखेंगे। अब यहाँ भी वही चीज लिखते हैं, चूंकि ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागा बी प्लस ए भागा सी। तो यहाँ ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं है किसके, ए भागा बी प्लस ए भागा सी। तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो नहीं बराबर वाला समीकरण है वो सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह समीकरण सत्य है। अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो है आप लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें जो है भरना है, तो आप देखिए 369 भागा, अब कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि 369 आवे। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर एक का भाग देंगे तो वही संख्या पुनः प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक भरा जाएगा, एक से भाग देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 369 आ जाएगा। अब जो है -206 भागा, अब कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि एक आ जाए। तो जब उसी संख्या से पुनः उसी संख्या में भाग दे देते हैं तो उसका मान जो है एक आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है -206 भरा जाएगा, क्योंकि -206 में -206 से अगर भाग दिया जाएगा तो उसका मान एक आ जाएगा, क्योंकि उसी संख्या से उसी संख्या में भाग दिया जाता है तो जो है उसका मान एक प्राप्त होता है। अब इसके बाद यहाँ आप देखेंगे एक का भाग दिया जा रहा है किसी संख्या में और उसमें भाग देने से -87 आ रहा है। तो आप जानते हैं किसी संख्या में अगर एक का भाग दिया जाएगा तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है इसके तरह। तो इसका मतलब एक का भाग दिया जा रहा है तो इसका मतलब इसी संख्या में दिया गया है, -87 में जो है भाग दिया गया है। क्योंकि अगर किसी संख्या में एक का भाग दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब इसी संख्या में एक का भाग दिया गया है कि यह संख्या प्राप्त हुई है। अब इसके बाद यहाँ 20 है भागा, अब भाग दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि किस संख्या से भाग दिया जा रहा है कि -2 आ रहा है। तो अगर ऋण आ रहा है तो इसका मतलब धन में किसी ऋणात्मक संख्या से भाग दिया गया है, तो इसके आगे ऋण चिन्ह लगाइए, क्योंकि ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाएगा तभी ऋण आएगा, क्योंकि धन और ऋण का भाग जो है ऋण होता है अर्थात माइनस होता है। अब यहाँ देखना है कि 2 आया है भाग देने से, भागफल में 2 आया है, इसका मतलब किससे 20 में भाग देंगे कि 2 आएगा। 10 से भाग दीजिए, 10 दूनी 20, इसका मतलब यहाँ जो है 10 भरा जाएगा, क्योंकि 10 दूनी 20, 2 बार भाग चला जाएगा और प्लस में माइनस का भाग होगा तो माइनस आ जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ जो है -10 भरा जाएगा। अब इसके बाद इधर आ जाइए, -75 भागा, अब किस संख्या से भाग दिया जाए कि -1 आ जाए। तो अब देखिए, उसी संख्या में अगर उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 1 आता है। तो मान लेते हैं कि माइनस आगे कॉमन है, तो माइनस रख दीजिए। अब इसका मतलब 75 में अगर 75 से भाग दिया जाए तो 1 आ जाएगा। 75 एकन्ने 75। अब इसके बाद ऋण में धन से भाग दिया जाएगा तो ऋण आ जाएगा। तो इसका मतलब यह धन के रूप में 75 यहाँ भरा जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा -87 है। -87 में किस संख्या से भाग दिया जाएगा कि 87 आ जाएगा। तो 1 से भाग दिया जाएगा तो सिर्फ 87 आएगा। अगर इसमें भाग दिया जाएगा 1 से तो -87 आएगा। तो इसका मतलब किसी ऋण वाली संख्या से भाग दिया जाएगा तो ऋण का भाग जो है धन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ -1 से भाग दिया जाएगा तो माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, और 1 का भाग जब 87 में दिया जाएगा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 87 आ जाएगा। अर्थात 87 में 1 का भाग देने से 87 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आपको भरना है कौन सी संख्या जिसमें कि 48 से भाग दिया जाए तो -1 आ जाए। तो इसका मतलब 48 में अगर 48 से भाग दिया जाए तो 1 आएगा। समान संख्या में समान संख्या से भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ ऋण 1 आना है तो इसका मतलब ऋण में धन से भाग दिया जाएगा तो ऋण आ जाएगा। तो इसका मतलब -48 लिखा जाए। 48 में 48 से भाग देने से 1 आ जाएगा, और ऋण में धन का भाग होगा तो ऋण आ जाएगा, तो सामने ऋण आ जाएगा इसके, अर्थात -1 आ जाएगा। अब यहाँ कौन सी संख्या भरनी है इसके बारे में सोचिए। यहाँ पर आना है -3, तो -3 कैसे आएगा। यहाँ 4 है, अब 4 का भाग किसमें दिया जाएगा कि 3 आ जाएगा। तो 12 में अगर 4 का भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, तो इसका मतलब यहाँ 12 भरा जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12। लेकिन यहाँ सामने जो है माइनस है, -3, तो इसका मतलब माइनस है तो ये संख्या ऋणात्मक अगर होगी तो धन का भाग ऋण में दिया जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो इसका मतलब -3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो है -12 भरा जाएगा। तो अब जो है ए से लेकर के एच तक के सभी संख्याओं को भर दिया गया। अब इसमें जो रूल्स लगे हुए हैं, जैसे 1 का भाग देने से किसी संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है तो वही संख्या पुनः आ जाती है। इसी आधार पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इसमें सॉल्व किए गए हैं। अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे। अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म यहाँ दिया जा रहा है। एक युग्म दिया गया है 6 - 2। अब 6 - 2 ए की जगह पर 6 और बी की जगह पर -2 लिख करके इसको हल किया गया है -3। तो अब आपको इसी तरह का 5 युग्म और बनाना है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा किस आधार पर बनाना है 5 युग्म। ए भागा बी बराबर -3, और यहाँ पर एक युग्म बना हुआ है कौन सा कि 6
अच्छा, युग्म के आधार पर इसको लिख देते हैं। युग्म आपका ए कामा बी छोटे कोष्ठ में, और इसके आधार पर यहाँ सूत्र दिया जा रहा है ए भागा बी बराबर -3। तो यहाँ एक युग्म दिया हुआ है 6 -2। अब इसके आधार पर इस समीकरण को लिखा हुआ है, ए की जगह पर 6 है और बी की जगह पर -2 है, तो भागा -2 बराबर -3 हो रहा है, क्योंकि 6 में 2 का भाग होगा, 2 तिया 6, और धन में ऋण का भाग होगा तो ऋण आ जाएगा, विपरीत चिन्ह हुआ। अब इसके बाद हम जो है एक युग्म यहाँ दिया हुआ है इस सूत्र के आधार पर। अब हमको 5 युग्म, ऐसे 5 युग्म और बनाना है जिससे कि -3 इसका मान -3 प्राप्त हो। तो देखिए, अगर हम भाग देते हैं, ऋणात्मक संख्या धनात्मक में देना होगा ताकि जो है यहाँ ऋण चिन्ह आवे, या ऋणात्मक में धनात्मक से भाग देंगे तो भी ऋण चिन्ह आएगा। तो इसके बाद बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 12 में 3 का भाग देते हैं, 12 और -3, नहीं 3 आना चाहिए, तो 9 में देते हैं भाग। 3 त्रिका 9, तो 9 में हम भाग देंगे -3 से, तो यहाँ ए की जगह पर 9 लिखेंगे और भागा जो है बी की जगह पर -3 लिखेंगे, तो यहाँ -3 हो गया। अब यह बराबर किसके होगा, 3 त्रिका 9, 3 हुआ, और धन में ऋण का भाग हुआ तो ऋण हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको 4 युग्म और बनाना है, तो चलिए 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12, तो 12 और -4 ले लेते हैं। तो पहले का मान जो है ए का मान 12 और भागा बी का मान जो है -4, तो अब भाग देते हैं, धन में ऋण का भाग हुआ, ऋण हो जाएगा, और 12 में 4 का भाग हुआ, 4 तिया 12, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो अब आपके 2 युग्म तैयार हो गए। इसी तरह से आप 3 युग्म लिखेंगे, और -3 लाने के लिए अगर आगे वाला ऋणात्मक हो, पीछे वाला धनात्मक हो, तब भी माइनस संख्या आ सकती है। तो ऐसा आगे के अंक को लेते हैं, जैसे 15 -15, और दूसरा लेते हैं 5, तो इसका मतलब ए के जगह पर -15, तो यहाँ -15 हो गया, और भागा बी के जगह पर 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये हुआ 5 तिया 15, 3 आ गया, और ऋण में धन का भाग हुआ तो ऋण धन का भाग जो है ऋण आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। अब इस तरह से आपके 3 युग्म हुए, और भी 2 युग्म और लिखना है। तो अब आप देखेंगे, जैसे
18 -18 -18 और 6 त्रिक 18 होगा और उसके बाद 6। तो अब हम जो है a की जगह पर -18 और b की जगह पर भागा 6 लिखेंगे। तो अब 6 त्रिक 18, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 3 और ऋण में धन का भाग हो रहा है, इसलिए ऋण में धन का भाग हो रहा है इसलिए यहाँ पर ऋण आएगा, तो -3 हो गया। अब इसके बाद अगला और संख्या ले सकते हैं, जैसे 30 -30 और जो है 10। तो अब यहाँ पर हो जाएगा a के जगह पर -30 और जो है b के जगह पर 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब भाग देते हैं, 10 तिया 30, 3 बार भाग जाएगा और ऋण में धन का भाग हुआ तो इसके सामने ऋण आ जाएगा। तो अब जो है यह प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 5 आप लोग देखेंगे। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। जैसे मान लिया दोपहर, यहाँ फिगर के माध्यम से बता देते हैं। जैसे यहाँ बिंदु लेते हैं दोपहर, चलिए दोपहर का समय हो गया। इस समय तापमान जो है 0 से उठकर, मान लिया यहाँ पर कहीं तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यह दोपहर के समय जो है क्या हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। और कहा जा रहा है कि 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, तो 0 से बढ़ करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। किस समय, 12 बजे। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, मतलब एक घंटे के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है आधी रात तक। तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु आपका क्या आ रहा है, आधी रात, आधी रात का समय। तो यहाँ 0 डिग्री से ऊपर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यह 2-2 डिग्री जो है घटता हुआ नीचे आ रहा है। अब आधी रात के समय तापमान, आधी रात तक यह तापमान, दोपहर से आधी रात तक यह तापमान घटता हुआ जा रहा है कि दर से कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, मतलब 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नीचे होगा तो इसका मतलब 0 से नीचे जाएगा तो ऋणात्मक होगा, तो 0 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं इस बिंदु पर होगा। तो अब यह समय बताना है कि किस समय इतना -0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ किस समय होगा, तो पहले हम देखते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 डिग्री का अंतर हुआ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हुआ।
तो इसका मतलब 10 और 8 18 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हुआ। कहां से कहां तक? 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब हम निकालते हैं कि कुल जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने में कम हुआ। तो अब हम यहां लिखते हैं दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो है यहां निकालना है 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने तक तापमान की कमी। तो कुल कितनी कमी हुई? 10 और 8 जोड़ देंगे, ऋण चिन्ह है लेकिन अब घट रहा है तो यहां से यहां तक 8 हुआ और इसके ऊपर 10 हुआ, तो 10 और 8 18। तो इसका मतलब यहां लिखते हैं 10 प्लस 8 बराबर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने पर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड घटा है और 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। तो इसका मतलब जो है माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा टाइम होगा? तो हम इसमें जो है भाग देंगे, तो कुल समय ज्ञात करते हैं। तो माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पहुंचने में लगा समय बराबर। तो कितना समय लगा? अब 18 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड घटा है। तो इसका मतलब 18 भागा 2, 18 भागा 2, 2 9 18, अर्थात 9 घंटे में जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटा है। तो 9 घंटे में घटा है। तो इसका मतलब ये है 9 घंटे। तो 9 घंटे तो 12 बजे के बाद जो समय होगा घड़ी में वह 1 2 3 4 5 के हिसाब से बजता है। तो इसका मतलब ये है कि अब 12 बजे के बाद का समय 12 बजे से जब शुरू होगा 9 घंटा, तो 12 बजे के बाद जो 9 घंटा शुरू होगा वह 1 से चालू होगा, 1 से 9 तक। तो इसका मतलब 9 बजे रात को यह तापमान जो है माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। अतः
अतः शाम 9 बजे 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात को तापमान, आधी रात को कितना बजेगा? 12 बजेगा। तो 12 बजे तापमान, इसका मतलब 12 बजे से 12 बजे तक अगर आप जाएंगे तो कुल 12 घंटा होगा। तो 12 घंटे में कुल तापमान कितना घटेगा? 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 घंटे में 12 दूना 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ लिखेंगे आधी रात को तापमान, आधी रात को तापमान क्या होगा? तो आधी रात तक तापमान जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड घटेगा। तो अब जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड हम किस में से घटाएंगे? 10 में से। तो 10 में से घटाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यह जो है पहले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, 0 पर पहुंचा। अब उसके बाद उसमें 24 में से 24 डिग्री सेंटीग्रेड में से थोड़ा सा जो है डिटेल कर देते हैं ऊपर करके। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है घटा। अब 0 से जब चालू होगा तो अब जो है 0 डिग्री से जब चालू होगा तो फिर आधी रात तक का तापमान, तो इसका मतलब यह जो तापमान है यह है 24 डिग्री सेंटीग्रेड इस 12 घंटे का, वह ऋणात्मक है। अब उसमें जो है हम क्या करेंगे? धनात्मक को जोड़ देंगे। तो अपना जो है वास्तविक तापमान आ जाएगा कि आधी रात को कौन सा तापमान होगा। तो आधी रात तक आधी रात तक तापमान में कमी बराबर, तो दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 12 घंटा हुआ। इसका मतलब 12 घंटे में 1 घंटे में तापमान जो है कितना घटता है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो घटता है, इसका मतलब माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जो है धन ऋण का गुणा होगा, ऋण हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया 12 दूनी 24 -24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ। तापमान घटा आधी रात तक, इतना तापमान जो है घटा। अब आधी रात को कौन सा तापमान रहा? आधी रात के समय का तापमान। तो अब हम लिखेंगे अतः आधी रात के समय का तापमान
आधी रात के समय का तापमान। तो आधी रात के समय का जो तापमान होगा वो कैसे आप प्राप्त करेंगे? 0 से ऊपर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब उस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को इस -14 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देंगे। तो यह हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -24 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, तो -24 डिग्री सेंटीग्रेड आगे लिख देते हैं, -24 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके पीछे जो है प्लस ऊपर वाला जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यह धनात्मक जो है ऋणात्मक में से घट गया, तो अब ऋणात्मक कितना बचेगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम लिखेंगे -14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आधी रात के समय का तापमान -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आप लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। जैसे कोई परीक्षा होती है आजकल, कंपटीशनल परीक्षा, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते थे, जैसे 4 उत्तर में से एक उत्तर सही है, तो लोग जो है सही उत्तर पर टिक मारते थे या घेरते थे। तो जो सही उत्तर होता था उस पे नंबर मिल जाता था, और जो उत्तर गलत हो जाता था उस पे कोई मार्क कटता नहीं था। तो लोग सोचते थे कि अंदाज से ही टिक मार देते हैं, तो अंदाज से भी मारने पर कुछ प्रश्न सही हो जाता था। तो इसलिए बाद में कंपटीशनल क्वेश्चनों के बहुविकल्पीय परीक्षा में यह कंडीशन रख दिया गया कि जो प्रश्न आप सही उत्तर पर, जिस प्रश्न में आप सही उत्तर पर टिक लगाते हैं उस पे तो पूरा मार्क मिलेगा, लेकिन जिस प्रश्न पर आप गलत उत्तर पर टिक लगाते हैं उस पर मार्क जो है कुछ कट जाएगा। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रश्न आप सही करते हैं उस पर +3 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब 2 अंक जो है घट जाता है अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने गलत टिक कर दिया है, गलत उत्तर दे दिया, तो उस पर 2 अंक जो है कट जाते हैं। और अगर जिस प्रश्न को आपने बिल्कुल हल नहीं किया उस पर न तो कोई अंक मिलता है न तो कोई अंक कटता है। तो यहाँ पर उसी तरह से बताया गया है प्रश्न में कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। मतलब किसी प्रश्न को आप अगर बिल्कुल हल नहीं करते हैं, न गलत करते हैं न सही करते हैं, तो उस पर न तो कोई अंक कटता है न तो कोई अंक मिलता है। अब देखिए पहला पार्ट है राधिका ने, फर्स्ट पार्ट अब हम हल कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका को 20 अंक प्राप्त होता है, राधिका को प्राप्त अंक।
राधिका को प्राप्त कुल अंक, राधिका को प्राप्त कुल अंक बराबर 20 है। कुल 20 अंक राधिका को प्राप्त हुए, जिसमें कि कहा जा रहा है यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो सही उत्तर पर प्राप्त अंक, सही उत्तर पर प्राप्त अंक, सही उत्तर पर प्राप्त अंक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 उत्तर उसने सही किए थे, तो 12 उत्तर सही किया तो एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है। तो इसको कितना अंक मिला सही उत्तर पर? 12 गुणे 3, 12 तिया 36। इसका मतलब 36 अंक इसको सही उत्तर पर मिला। तो इसमें कहा जा रहा है तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, कितने अंक जो है गलत उत्तर पर प्राप्त हुए। तो गलत उत्तर पर प्राप्त अंक गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, तो इसका मतलब सही उत्तर पर कुल 36 अंक मिले और कुल पूर्णांक उसको जो मिला है वह 20 मिला है। इसका मतलब उसको कुछ नंबर कट गया है। तो कितना कटा है? 36 में से 20 को घटाइए, तो 36 माइनस 20 बराबर 16। इसका मतलब 16 अंक उसका कट गया है। तो 16 अंक अगर कटा है तो इसका मतलब कितना प्रश्न उसने गलत किया है? तो एक गलत प्रश्न पर 2 अंक जो है कट जाते हैं। तो इसका मतलब गलत प्रश्नों की संख्या, गलत, हाँ क्या कहा जा रहा है, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो गलत उत्तर वाले प्रश्न, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या। तो कुल गलत अंक जो प्राप्त हुए हैं 16 है और एक गलत प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं। तो इसका मतलब बटे 2 कर देते हैं, तो 2 वठे 16। इसका मतलब 8 प्रश्न जो है उसने गलत किए हैं। तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या अर्थात उसने जो है 8 प्रश्न गलत किए। ये इसका आंसर हो गया। अब जो है दूसरा पार्ट आप देखेंगे। दूसरा पार्ट जो इसमें ज्ञात करना है
मोहिनी मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, तो मोहिनी को प्राप्त कुल अंक बराबर मोहिनी को प्राप्त कुल अंक बराबर, तो मोहिनी को प्राप्त कुल अंक बराबर, तो यहाँ मोहिनी को -5 अंक जो है प्राप्त हुए पूरे परीक्षा में, जिसमें उसने, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सही 7 सही उत्तर पर प्राप्त अंक, 7 या सही उत्तर पर प्राप्त अंक लिख देंगे, सही उत्तर पर प्राप्त अंक, तो सही उत्तर पर जो अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें 7 उत्तर उसने सही किए, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे, और एक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, तो 7 गुणे 3 बराबर 7 त्रिक 21, तो 21 अंक उसने सही उत्तरों पर प्राप्त किया है, और यहाँ कुल प्राप्तांक उसको जो है -5 अंक प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब अंक और भी कम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि अब इस अंक को इसमें और जोड़ दिया जाए, क्योंकि यह जो सही उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, इसमें से यह 5 अंक जो है घट जाएगा। तो अब कहा जा रहा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो देखिए गलत कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको जो है पहले इसमें से घटाएंगे, तो यह प्राप्त होगा कि कितना अंक जो है वह गलत उत्तरों पर प्राप्त की है, तो गलत उत्तरों पर प्राप्त अंक, गलत उत्तर पर प्राप्त अंक, तो कुल गलत उत्तरों पर कितना अंक प्राप्त हुआ है उसको पहले जोड़ते हैं, तो हम जो है 21 में से 5 को घटा देंगे, तो -5, तो अब जब इसको हम घटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 21 प्लस 5, तो दोनों को जोड़ने पर 26 आ जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि गलत उत्तर पर जो अंक प्राप्त हुए हैं वह 26 हुए। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, तो एक गलत उत्तर पर -2 अंक जो है काट लिए जाते हैं, तो इसका मतलब 2 से हम 26 में भाग देंगे,
तो 26 भागा 2, तो 2 से 26 में भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2, 2 तिया 6, तो 13 प्राप्त हुआ। इसका मतलब उसने जो है 13 प्रश्न के उत्तर जो है गलत किए थे। तो इसी पर ये प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए। तो अब आप लोग 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया जा रहा है, एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। जैसे खान कूपन है, जैसे मान लिया कोयले वोले की खान होती है, या सोने की खान है, या हीरे जवाहरात की खान है, मतलब गड्ढा जमीन के अंदर काफी गहराई में खोदा जाता है। तो इस तरह का एक खान है, एक उत्थापक मतलब बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्टर है, जो मतलब बड़ा बड़ा ठेका लेते हैं, उसी को उत्थापक कहते हैं। जैसे सड़क वड़क बनता है तो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, तो उसे ठेकेदार को ही जो है उत्थापक कहते हैं। तो एक उत्थापक किसी खान कूपन में, मतलब किसी कोयले की खान है या सोने की खान है, तो खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। मतलब खोदा हुआ है खान बहुत गहराई तक, उसमें 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जाता है, और जमीन से 10 मीटर ऊपर से वह नीचे जाना शुरू किया है। मतलब जमीन के ऊपर 10 मीटर पहले आएगा जमीन की सतह पर, उसके बाद वहां से -350 मीटर अंदर जाना है। तो आपको बताना है कि वहां -350 मीटर अंदर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप कुल दूरी निकाल लीजिए। तो कुल दूरी ऊपर से जो 6 मीटर जमीन के ऊपर से जमीन की सतह तक, और उसके बाद -350 मीटर, उसके नीचे जो है गहराई में जो दूरी है उसको माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया है, तो वह जो है -350 मीटर। अब 350 मीटर और ऊपर का 6 मीटर, कुल मिला के जो दूरी होगी वही जो है कुल दूरी हुई। तो यहां लिखेंगे तो नीचे पहुंचने में, खान के अंदर पहुंचने में लगा समय, नहीं, खान के अंदर पहुंचने में प्राप्त कुल दूरी, खान के अंदर पहुंचने पहुंचने में प्राप्त दूरी, खान के अंदर पहुंचने में प्राप्त दूरी। तो 6 मीटर, अरे 10 मीटर जमीन से ऊपर, तो 10 मीटर ये हो गया, और 350 मीटर जमीन के अंदर, तो प्लस 350 हो गया। अब कुल जोड़ा जा रहा है तो 350 और प्लस 10 जोड़ करके 360 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे 360 मीटर। 360 मीटर कुल दूरी हो गई
जितना जो है वह नीचे गया है, ऊपर से ऊंचाई से लेकर अंदर तक की कुल दूरी। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। तो जो है व्यक्ति की चाल, उत्थापक की सिखान या उत्थापक की चाल कह सकते हैं, उत्थापक की चाल। तो इसकी चाल कितनी है? 6 मीटर प्रति मिनट। 6 मीटर प्रति मिनट। तो आप जानते हैं इसमें हमको निकालना पहुंचने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो खान के अंदर, इसलिए खान के अंदर पहुंचने में लगा समय खान के अंदर पहुंचने में लगा समय बराबर। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर कुल जो है 360 मीटर है और चाल 6 मीटर, 6 मीटर प्रति मिनट। तो इसका मतलब 360 दूरी हो गई और बटे में चाल जो है 6 मीटर प्रति मिनट। तो 360 में 6 से भाग दे दीजिए तो 6 छक 36, 6 हो गया और एक शून्य बढ़ गया 60। तो 60 मिनट हुआ, 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा, 1 घंटा। तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटे का समय लगा उसको खान के अंदर पहुंचने में। इसी पर यह अध्याय समाप्त होता है। अब आप लोग जो है अगले अध्याय को चालू होने तक इस अध्याय की पूरी तरह से तैयारी करिएगा।